स्टूडेंट लेक्चर एंड क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का आपका सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। एमए फर्स्ट जो सब्जेक्ट है MHI 103 इतिहास लेखन और शोध पद्धतियाँ। आई होप आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी जिसमें मैंने आपको MHI 103 के सारे ही टॉपिक आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ। अभी जो हमने पढ़ा था लास्ट इससे पहले अरबी इतिहास लेखन, ठीक है। मैंने आपको यूनानी, रोमन, चीनी इतिहास लेखन और मध्यकालीन भारत में जो है पश्चिमी मुख्य धारा ये सब करवा दिया है। उसके बाद है आपका अरबी इतिहास लेखन और फारसी इतिहास लेखन, जो भी मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में आप अरबी इतिहास लेखन देख सकते हैं। उसके बाद आपका एक और टॉपिक है यहाँ पर मध्यकालीन भारत में इंडो पर्शियन इतिहास लेखन। इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के दे रखे हैं जून 2025 के क्वेश्चन पे, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, MHI 103 में मैंने जो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर है दैट इज अरबी इतिहास लेखन। अरबी इतिहास लेखन में मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे देश में जब मुसलमान एंट्री करी थी, उन्होंने जो आक्रमण किए थे वो 7वीं शताब्दी से ही शुरू कर दिए थे, ठीक है। जब उन्होंने हमारे देश में मुसलमान आए तो वो क्या करते थे, अपने साथ इतिहासकारों को भी लेकर आते थे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ के जो विद्वान थे, वहाँ के जो इतिहासकार थे, तो वो इतिहास शुरू में पहले अरबी भाषा में लिखते थे, ठीक है। तो 7वीं और 9वीं शताब्दी में जो अरबी इतिहास लेखन 7वीं और 9वीं शताब्दी से शुरू हुआ, लेकिन अरब में जो शुरू हुआ ये पैगंबर मोहम्मद के की जो कुरान है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, अपने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए लेखन कार्य शुरू किया था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10वीं शताब्दी में ताबरी आया, अल मसूरी आया, मुस्कैफी आया, ये मेरा आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। 11वीं शताब्दी में धीरे धीरे जो है आपका अरबी इतिहास लेखन फारसी भाषा में कन्वर्ट होने लग गया, जिसमें आपका अल बरूनी, इब्न खालदून, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अरबी इतिहास लेखन के अंदर। तो अमीर खुसरो है, ये इनका जन्म भारत में ही हुआ था और इन्होंने भी फारसी भाषा में इतिहास लेखन किया था। और आपको पता होना चाहिए कि 1206 से ही सल्तनत काल शुरू हो जाता है। तो सल्तनत काल शुरू हो जाता है तो फारसी इतिहास लेखन और इंडियन इतिहास लेखन को ही इंडो फारसी इतिहास लेखन कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो आपका जून का क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपका इंडो फारसी इतिहास लेखन के साथ उन्होंने लैंग्वेज में देखो कैसे खेला है। इंडो फारसी इतिहास लेखन को उन्होंने लिख दिया अकबर के समय में इतिहास लेखन, ठीक है। अकबर यानी कि मुगल काल, और मुगल काल कहाँ से शुरू हुआ था, सल्तनत काल के साथ शुरू हुआ था, जब हमारे देश में मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो जब हमारे देश में मुसलमानों का आक्रमण हुआ था तो वो अपने साथ क्या लाते थे, अपने साथ विद्वानों को, इतिहासकारों को लेकर आते थे, राइट। जब वो अपने साथ इतिहासकारों और विद्वानों को लेकर आते थे तो ऑब्वियसली वो अपने ही बारे में उनसे लिखवाएंगे। तो वो अपने ही बारे में, अपनी जो ज्योग्राफी है उसके बारे में लिखवाते थे, अपनी बायोग्राफी बनवाते थे। तो उनको लेखन का, मुसलमानों को इतिहास लेखन का काफ़ी शौक था। इसलिए वहाँ से उन्होंने जब अरबी इतिहास लेखन फारसी में लिखने लग गए हैं तो फारसी भाषा के इतिहास को ही इंडो फारसी इतिहास लेखन कहा जाता है। क्योंकि मुसलमान क्या हो गए थे, भारत में आ गए थे, सबसे पहले सिंध में आए थे। सिंध के बाद उन्होंने धीरे धीरे की जो भारत का हिस्सा था वो पहले जो सिंध था जो अब पाकिस्तान में है वो भारत का हिस्सा था। तो वहाँ से युद्ध करते हुए महमूद गजनबी आया, फिर गौरी आया, वो अपने साथ इतिहासकारों और विद्वानों को लेकर आए थे जिन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें जैसे मध्यकालीन भारत आपका जो है वो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, राइट। उसके 8वीं शताब्दी से का मतलब है से 18वीं शताब्दी का मतलब 799 ईस्वी तक आपका, सॉरी 1799 ईस्वी तक आपका मध्यकालीन भारत कहलाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करने के लिए आपको आंसर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इग्नू में जो आंसर लिखना है वो 5 से 6 पेज का आंसर तो आपको लिखना ही है, क्योंकि अगर उससे कम लिखेंगे तो आपके ऑब्वियसली आधे नंबर आएंगे। बिकॉज इग्नू में मार्किंग बहुत टाइट होती है, 4-5 साल से मैं देखती आ रही हूँ। वो क्योंकि असाइनमेंट के भी मार्क्स लगते हैं इसलिए वो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज भी चेंज करते हैं, और मैं देख रही हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इंडो फारसी इतिहास लेखन को उन्होंने क्या कर दिया, जो मुगल काल में इंडो फारसी इतिहास लेखन था
उन्होंने जून के क्वेश्चन पेपर में अकबर के समय का ऐतिहासिक लेखन में लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। ओके, और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो आप आंसर हिंदी में लिख सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, बिकॉज हिंदी में अगर आप समझेंगे अच्छे से तो हिंदी में आप ज़्यादा लिख पाएंगे। तो याद रखिएगा कि एमए हिस्ट्री में आपको लिखने के मार्क्स मिलते हैं कि राइटिंग पावर कितनी है बच्चे की, ठीक है, याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। भारत में मुगलों का आगमन 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमणों से हुआ था, ठीक है। महमूद गजनवी ने सबसे पहले दिल्ली में आक्रमण किया और वहां से के सुल्तान वो नहीं बने थे, उन्होंने अपने गुलामों को वहां पर भेजा था दिल्ली में सल्तनत काल जमाने के लिए, ठीक है। जहां से सल्तनत काल हमारी शुरू होती है, दैट इज 1206 से हमारी सल्तनत काल शुरू हो जाती है। और वहीं के साथ हमारे जो इतिहास लेखन है, महाभारत में मुगलों सॉरी मुसलमानों का शासन प्रारंभ हो जाता है, का शासन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सल्तनत काल आते हैं, सारे सुल्तान बनते हैं और उसके बाद मुगल काल शुरू हो जाता है 1526 से, ठीक है। 1526 से आपका मुगल काल प्रारंभ हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सल्तनत काल में और मुगल काल में जो इतिहास लिखा है उसी को ही इंडो फारसी इतिहास लेखन कहा जाता है, ठीक है। अब सल्तनत काल में जो जो सुल्तान बने उनके मैंने सीक्वेंस दी है और उसके बाद सीधा बाबर का दिया है, ठीक है। सल्तनत काल में जो महमूद गजनबी के साथ जो गुलाम आए थे, कौन आए थे? दो आए थे, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो उस उनको बख्तियार खिलजी को बंगाल का बनाया गया था और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। तो वहीं से गुलाम वंश शुरू हुआ था 1206 से 1290 ईस्वी में। उसके बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया और उसके बाद लोधी वंश आया, ठीक है। मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इन वंशों के साथ इनके इतिहासकार भी हैं जो कि इंडो फारसी इतिहास लेखन, यानी कि उन्होंने फारसी भाषा में इतिहास लिखा है। अगर मुगल काल के बारे में पढ़ाया गया है तो आपको सल्तनत काल में भी जो इंडो फारसी इतिहास लेखन था वो आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आ सकता है दोनों में से क्वेश्चन में आए, ठीक है। उसके बाद लोधी वंश में ये जो राजा हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये सारे इनके राजा हैं, ठीक है। इन राजाओं थे, राजा कहो या इसको हम हिंदी में राजा कहते हैं, वैसे इनको कहते हैं सुल्तान, ठीक है। तो ये सुल्तान आए थे, जो आखिरी सुल्तान था दैट इज इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। बाबर ने जब इसको 1526 में हराया और दिल्ली के सुल्तान बने, लेकिन 1530 में ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद उनके जो बेटा है हुमायूं, हुमायूं ने फिर बाबर जो है वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, उनको कवि लेखन का शौक था, लिखने का शौक था, इसलिए उन्होंने अपने लिए अपनी ही जीवनी लिखी, ठीक है। फिर यहीं से हुमायूं के उसमें भी आपके आए, तो अकबर के समय में जो इतिहास लेखन हुआ था 1556 से 1605 तक का, तो वो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, बट आपको पूरी हिस्ट्री बतानी है तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा कि इंडो फारसी इतिहास लेखन कहाँ से आया था, ठीक है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले लीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सीक्वेंस दी है, बिकॉज मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो MHI 110 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको सारे इनकी जिन्होंने यहाँ पर राजधानी बनाई थी दिल्ली में, मुगल बादशाहों ने और सल्तनत काल में जो राजधानियाँ बनी थी उनकी नगरीयकरण और उनकी वास्तुकला, ये आपका MHI 110 के अंदर है, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जब भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी की विजय एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके साथ ही 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। मैंने कहा था ना, मुसलमानों का शासन स्टार्ट हो गया और मुसलमान जब आए थे तो अपने साथ क्या लाते थे? लेखकों को और विद्वानों को लेकर आते थे। अब ये लेखक और विद्वान क्या करते थे? इन्हीं के बारे में लिखते थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं कि बाबर ने ये किया, अकबर ने ये किया और गुलाम वंश और इन्होंने कैसे किया, कैसे अपनी मस्जिदें बनाई, कैसे लोगों के साथ यहाँ पर अर्थव्यवस्था करी। तो ये सब इन्होंने जो लिखा है उसी से हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुसलमान लेखन के प्रति पहले से ही जागरूक थे। सल्तनत युग में इतिहासकारों ने ऐतिहासिक ग्रंथों के लेखन में गहरी रुचि दिखाई। इतिहासकार सल्तनत काल में जो मुसलमान थे वो पहले से ही लिखने में उनको रुचि थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं इसका स्क्रॉल कर रही हूँ, आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, बिकॉज MA का MHI 103 बहुत इंपॉर्टेंट है, UGC नेट के लिए, UPSC के लिए, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
ठीक है। सल्तनत काल में इतिहास का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि जो इतिहासकार और विद्वान थे वो उनको क्या करते थे कि ये राजा महाराजा अपने साथ अपने दरबार में रखते थे। अपने दरबार में रखते थे तो इनको संरक्षण मिलता था। जब युद्ध होता था तो इतिहासकारों को मारा नहीं जाता था। क्यों? इनको संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि ये क्या करते थे, इतिहास लिखते थे, उस घटनाओं का वर्णन करते थे, इसलिए इनको संरक्षण संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। तो इन लेखकों को एक सरकारी पद मिलता था जिसपे वो रहते थे, और इनको युद्ध में इनको नहीं मारा जाता था। ठीक है। सल्तनत काल में सबसे पहले हमारे पास आए मोहम्मद मासूम आए थे। ठीक है। कब आए थे? ये गुलाम वंश में आए थे। तो ये जो इनके नाम हैं ये आपको याद रखने हैं। 1-2 बार इसको बार-बार पढ़ेंगे तो आपको याद रखने पड़ेंगे, और इनकी 1-2 किताबें भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मोहम्मद मासूम आए थे, जिन्होंने तारीख़-ए-सिंध नामक की कृति लिखी, और जिसमें मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी के सिंध का विजय का वर्णन इन्होंने किया है। मैंने आपको कहा था ना कि महमूद गजनबी और गौरी ने हमारे भारत पर आक्रमण करके मुस्लिम शासन की स्थापना शुरू कर दी थी, ठीक है। उसके बाद आए थे मोहम्मद बिन मंसूर। मोहम्मद बिन मंसूर ने इतिहास लेखन के पथ प्रदर्शन किया, कहा जाता है, और उनके द्वारा रचित जो थी, दैट इज सजरा ई अंसाए नामक ग्रंथ, जिसमें पैगंबर की वंशावलियां थी, ठीक है। मुकमिदा नामक कृति में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश थे, ये पहले थे सुल्तान बने, ठीक है। मुकमिदा नामक एक कृति लिखी थी, किसने? मोहम्मद बिन मंसूर ने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हिंदू राजाओं, आपको विजिबल हो रहा है ना? उसके बाद हिंदू राजाओं के प्रति नीति, जो दिल्ली से लाहौर आगमन का भी उल्लेख किया है, मतलब उन्होंने वाली उस किताब में, ठीक है। उसके बाद मेहनाज ए सिराज आपकी बुक में राइटर का नाम है। इसका एज ए शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेहनाज ए सिराज ने क्या क्या लिखा, और ये सल्तनत काल के क्या थे, लेखक थे। किसके, कौन सी सल्तनत थी उस टाइम पे? गुलाम वंश के 1227 में। और इन्होंने रजिया सुल्ताना के समय में ग्रंथ लिखा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका इल्तुतमिश था, जिनकी बेटी थी रजिया सुल्ताना, ठीक है। उनकी लेखक पद्धति तबाकत थी। किसकी? मिनाज ए सिराज। तो तबाकत पद्धति के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें प्रत्येक वंश और शासकों को खंडों में व्यक्त किया गया। जो तबाकत पद्धति का मतलब होता है कि जो वंश चल रहा है उसके वंश के बारे में खंडों में, मतलब एक साथ डिटेल में नहीं, पार्ट्स में डिवाइड करके उस चीज़ को लिखना, उनकी जीवनी को लिखना, उसी को ही तबाकत पद्धति कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल करती रहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं, राइट। तो तबाकत पद्धति करी उन्होंने, और तबाकत ए नासिर में अंतिम 5 खंड में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चंगेज खां के समय के शासकों और मंगोलों के आक्रमण आदि का वर्णन मिलता है। इससे बताया गया है कि ये कैसे मुगलों के मुसलमानों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। आंसर आप पढ़ेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, सरल लैंग्वेज में है, घर की भाषा में है। तो आपको एक बार पढ़ेंगे तो तभी कहानी की तरह याद हो जाएगा। बस आपको इसमें इनके नाम याद रखने हैं कि मिनाज ए सिराजी था सल्तनत काल में। उसके बाद अमीर खुसरो था 1252 में, जबकि इनका जन्म 1252 में उत्तर प्रदेश एटा जिले में हुआ था। अमीर खुसरो का तो नाम सुना ही होगा, कि जिन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, ठीक है। अमीर खुसरो की मध्यकालीन इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, और 14वीं शताब्दी में महान इतिहासकार बने, ठीक है। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने कितनी पुस्तकें लिखी? 92 पुस्तकें अमीर खुसरो ने लिखी हैं, और इनके पिता इल्तुतमिश के शासन काल में उच्च पद पर थे। इल्तुतमिश जो थे इनके पिता वो उच्च पद पर थे, ठीक है। नहीं, सॉरी, इनके इल्तुतमिश का जो सुल्तान थे, उनकी तो कोई बेटा ही नहीं था। अमीर खुसरो के पिता इल्तुतमिश राजा के शासनकाल पे उसके उच्च पद पर थे। इस लाइन का मीनिंग ये है, ठीक है। फिर खुसरो ने नूर सिपाही नामक काव्य की रचना की थी, ठीक है। और दूसरा इन्होंने मतला उल अनावर लिखी थी, जिससे ईश्वर की भक्ति और विचारों को व्यक्त किया गया था, ठीक है। तीसरी उन्होंने खुसरो शीरी लिखी, यानी कि अपनी ही प्रेम कहानी लिखी थी, खुसरो और शीरी की कहानी। और अफजल लुफायद में निजामुद्दीन औलिया के उपदेश का वर्णन किया था, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से कहते हैं सीक्वेंस वाइज आपको याद करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप ये वीडियो लेक्चर सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सल्तनत काल में कौन कौन से आए थे। गुलाम वंश में मोहम्मद महमूद मासूम, मोहम्मद बिन मंसूर, मिन्हाज ए सिराजी, ठीक है,
मिनाज ए सिराजी, दूसरा आया था आपका अमीर खुसरो, ठीक है। उसके बाद आपका आया था मिफ्ता उल फतेह, ठीक है। आप उसके बाद आया था आपका मिफ्ता उल फतेह आए थे, ठीक है। इन्होंने ये जो खिलजी विजय का इन्होंने में खिलजी की विजय इस ग्रंथ में उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है, ठीक है। नहीं, ये आई थिंक इसका जो मिफ्ता उल फतेह किताब का ही नाम है। उसके बाद आया था तुगलकनामा, तो अमीर खुसरो का अंतिम ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ था, ठीक है। ये सारी इनकी अमीर खुसरो की राइटिंग वो है रचित जिन्होंने लिखा है। तो अमीर खुसरो ने क्या क्या लिखा है, इतने सारी नूर ए सिपाही, मतला उल अनवर, खुसरो शीरी, अफजल लुफायत, है ना, एंड मिफ्ता उल फतेह। फिर तुगलकनामा भी लिखा, यानी कि अमीर खुसरो ने जो ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ लिखा था तुगलक के ऊपर, ठीक है। फिर अमीर खुसरो की रचनाएं उस समय की सामाजिक राजनीतिक जानकारी देता है। उसके बाद एक और इतिहासकार आता है बर्नी। बर्नी और अमीर खुसरो, यही दो इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपका अलग से शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी, राइट। बर्नी जो थे, बर्नी के पिता खिलजी के शासन काल में उच्च पद पर थे। गुलाम वंश के बाद आपका आया खिलजी वंश। फिर अ, देखो यहाँ पर लिखा है, ये आपको सीक्वेंस तो याद करनी ही पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश, राइट, ओके। ठीक है। तो बर्नी जो थे वो आपके खिलजी वंश के शासन काल में उच्च पद पर थे, और बर्नी ने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की थी, मतलब उन्होंने एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी थी। और बर्नी ने 8 ऐतिहासिक कृतियों की रचना की थी और महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ लिखे, जिसमें पहला था तारीख ए फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी लिखा था। यह ग्रंथ समकालीन ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है, और बर्नी ने 1357 में पूरा किया और फिरोज शाह तुगलक को समर्पित किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने अपनी ये पुस्तक दी थी, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में ही इसके बारे इसमें लिखा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो ग्रंथ लिखा है, दैट इज फतवा ए जहांगीरी जहांदारी। फतवा ए जहांदारी में बर्नी ने लिखा कि इसमें उन्होंने अच्छे राजा के सारे गुणों को की चर्चा की है। इनका पूरा नाम था जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि इतिहासकार कार्य सिर्फ उन्होंने उसमें किताब में लिखा है कि इतिहासकार का कार्य सिर्फ शासकों के अच्छे कामों को नहीं बताना है, उनके द्वारा किए गए जो अनैतिक कार्य हैं, उनके जो अवगुण हैं, उनकी असफलताओं का भी वर्णन करना चाहिए, जिससे जनता को उनके कार्यों से अवगत कराया जा सके। कि उन्होंने कहा था कि वो मतलब एक तरह के थे कि ऐसा नहीं है कि इतिहासकार को अच्छा ही लिखना चाहिए, इतिहासकार को सच लिखना चाहिए, जो कि राजा जिस टाइप का होता है उसके अवगुणों को, उसकी अनैतिकता को भी लिखना चाहिए। ये किसका फंडा था, ये आपका फंडा था बर्नी का, ठीक है। बर्नी जो इतिहासकार थे, ओके। आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो नोट्स बनाइए। उसके बाद इब्न बतूता का नाम तो आपने सुना ही है, जो कि चीनी यात्री भी थे, यात्रा भी करते थे, चीन में हर जगह जाके यात्रा करते थे। तो इनका मूल नाम शमशीउद्दीन था, लेकिन इब्न बतूता ने अनेक देशों में भ्रमण किया था, और उसके बाद सन 1325 में वे भारत आए थे, और भारत में उसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में काजी नियुक्त किया गया था, ठीक है। इस सल्तनत काल में बता रही हूँ कि इन्होंने ये फारसी भाषा में लिखा है, इसलिए इनको इंडो फारसी इतिहास लेखन के अंदर आपको सल्तनत काल के इतिहासकार भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में लिख दीजिएगा, एकदम एक से डिटेल में इनके वर्ड्स याद करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। कुछ समय तक तुगलक के पास रहने के बाद उन्होंने 1342 ईस्वी में उनको चीन भेजा गया, इब्न बतूता को, और चीन में वहां पर उन्होंने 1349 ईस्वी में आए और 14वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण यात्री बन गए। उनकी किताब थी उल रहूला, किसकी, इब्न बतूता की, में भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वनस्पति, पशु पक्षी आदि सभी का उन्होंने प्रकाश डाला था, ठीक है। उसके बाद आया था मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम जो है मध्यकालीन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इन्होंने गुलाम ए इब्राहिम अथवा तारीख ए फतिशतो फतिशतो फरिश्तों सॉरी फरिश्तों तारीख ए फरिश्तों उन्होंने किताब लिखी थी, किसने, मोहम्मद कासिम ने, ठीक है। आपकी किताब, अगर मैंने जो आपकी ये जो बुक पढ़ी है, इसमें तो बहुत एक साथ खौच पौच करके सब कुछ दे दिया है, तो इसलिए मैंने जो आपके नोट्स बनाए हैं ये पढ़ पढ़ के उसमें से और कुछ ढूंढ के आपके लिए नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए। अब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हमारा मुगल वंश, ठीक है।
गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, उसके बाद आपका लोधी वंश के बाद आ जाता है जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब इतिहासकारों को, और उनको तो वो दरबार में रखते ही थे, और दरबार में रखने के बाद उनसे इतिहास लिखवाते थे, अपने बारे में उनकी जीवनी लिखवाते थे। तो मुगल काल का इतिहास लेखन मुख्य मुख्य विशेषता सरकारी इतिहासकार द्वारा इतिहास लेखन है, क्योंकि मुगल शासक द्वारा इस समय सरकारी इतिहासकार रखने की प्रथा शुरू हो चुकी थी। मैंने आपको बताया ना कि इतिहासकारों को और विद्वानों को क्या करते थे, दरबार में उनको जगह मिलती थी और वहां पर उनको एक स्पेशल पद मिलता था जिससे कि वो अपने राजा के बारे में इतिहास लिखे, जिसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक के सभी मुगल शासकों का ने कायम रखा है इतिहास। राइट, ठीक है। तो आपको बाबर से लेकर औरंगजेब तक के जितने भी इतिहासकार हैं वो आपको मुगल काल के शासक के इतिहास लेखन में आपको डिस्क्राइब करने पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मुगल काल में इतिहास लेखन की दूसरी विशेषता यह थी कि शासकों द्वारा आत्मकथा यानी कि उनकी जो जीवनी है उसको लिखने का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले आता है जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर का शासनकाल बहुत छोटे समय के लिए था, तो क्योंकि वो मुगल पंच के संस्थापक थे, उन्होंने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के सुल्तान बने, और वह एक शासक के साथ साथ क्या थे, एक लेखक भी थे। ठीक है, कौन, बाबर। तो उन्होंने क्या किया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले रहे हैं ना, ओके। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई तुजुक बाबरी और बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी गई थी और एक ऐतिहासिक कृति है। इस कृति में उन्होंने मध्य एशिया में तैमूर के शासन और भारत के जनजीवन और भारतीय संस्कृति के विषय में लिखा। ठीक है, क्योंकि वो लेखक थे इसलिए उन्होंने खुद ही लिख लिया। भारतीय शासकों के विषय में जो लिखा उन्होंने वह वस्तुपरक नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपने लेखन में निष्पक्ष नहीं की, और क्योंकि निष्पक्षता उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा कि भारतीय विश्वासघाती होते हैं कहा है, और जबकि बाबर ने स्वयं उनको ही धोखा दिया था। ठीक है, उन्होंने भारतीय राजाओं के बारे में लिखा था, किसने, बाबर ने। ओके, आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा। आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए बनाए हैं नोट्स। ठीक है, अपने संस्मरण में बाबर ने भारत में विषय में बहुत में लिखा, और भारत एक विशिष्ट रूप से सुंदर देश है और दूसरे देशों की तुलना में यह दुनिया की निराली, और यहाँ के पेड़, नदियाँ, वन, मैदान, बाग, वनस्पति, ये सब बाबर ने लिखी है कि यहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी है, तभी तो वो हमारे देश में आए थे। राइट, ओके। उसके बाद आया था कि बाबर ने जो बाबरनामा लिखी है, तो बाबरनामा बाबर के काल में एक मौलिक स्रोत था। ठीक है, मौलिक यानी कि बहुत ज़्यादा जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, उस तरह का एक मौलिक स्रोत है, और इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। मैंने कहा था ना कि इंडो फारसी इतिहास लेखन, तुर्की में लिखा था, लेकिन फिर फारसी भाषा में लिखा था। तुर्की में किसने लिखा था, बाबर ने खुद लिखा था, और फारसी भाषा में इसको अनुवाद किसने किया था, पाइंदा खां ने किया था इसको तुर्की फारसी भाषा में अनुवाद। ठीक है, और इसका दूसरा अनुवाद जो था वो अब्दुल रहीम ने अकबर के आदेश पर किया था। बाबर के बाद फिर हुमायूं के बाद जो अकबर आया था, तो उन्होंने जो इसी को कहा कि इसका आप दोबारा इसको आदेश देकर दूसरा अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम ने अकबर के आदेश पर किया था। इसका अनुवाद अनेक यूरोपीय भाषाओं में हुआ, विशेषकर फ्रेंच में और अंग्रेजी भाषा में भी बाबरनामा का अनुवाद हुआ। राइट, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि बाबर के समय में सिर्फ एक बाबरनामा और तुजुक बाबरी ही किताब लिखी गई थी। ठीक है, पुस्तक लिखी गई थी। फिर उसके बाद हुमायूं के शासनकाल में भी इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया था। उसके बाद थे अकबर। अकबर का आपको पता ही है कि जिसको हम अकबर सबसे ज़्यादा ग्रेट, सबसे ज़्यादा उनका नाम प्रचलित है। तो अकबर के शासनकाल में दो इतिहासकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो नाम, अबुल फजल और बदायूनी। तो अबुल फजल और बदायूनी, इन दोनों के बारे में भी आपका अलग से कुछ शॉर्ट नोट्स में आ सकता है एज ए इतिहासकार। ठीक है, जैसे कि आपका MHI 103 के ही इसी में ही जो उसके जो हमारे ग्रीक के और रोम के इतिहासकार हैं, जैसे कि हीरोडोट्स आया, अगस्त्य काम्टे आया। ठीक है, इसी तरीके से आपका अबुल फजल और बदायूनी भी आ सकता है। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिनका अकबर के काल में बहुत गहरा संबंध है। दोनों इतिहासकारों का अकबर के शासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है। ठीक है, साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में 1573 ईस्वी में शाही दरबार में अबुल फजल को लाया गया और उसकी बुद्धि और उसके समर्पण को, उसकी स्वामी भक्ति को देखकर अकबर ने उससे प्रभावित हुए और उनको प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा दिया। तो अकबर ने अबुल फजल को 9 रत्नों में शामिल किया और अकबर के आदेश पर अबू फजल ने 2 ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, अकबर के कहने पर अबू फजल ने लिखा था, याद रखिएगा कौन कौन से लिखे था, अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, तो ये आपका यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी, तो किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी थी। तो अकबर के आदेश पर अबू फजल ने 2 ग्रंथों की रचना की, अकबरनामा और आईने अकबरी। लेकिन अबू फजल ने अकबरनामा की रचना से पहले अपने समकालीन सरकारी दस्तावेजों, रिकॉर्डों, दरबार के नौकरों, शाही परिवार के दस्तावेजों, मतलब उसने बहुत ज्यादा छानबीन करी और पूरी सामग्री तैयार करके पूरे 7 वर्षों के कठिन परीक्षण के बाद 1576 में इस अकबर नामा और आईने अकबरी को किसको पेश किया, अकबर को पेश किया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका अकबरनामा के 3 भाग है, जिसमें पहले भाग में उसने हुमायूं की मृत्यु के से लेकर तैमूर तक के राजवंश का इतिहास लिखा गया है और दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है और तीसरे भाग में अकबर काल की जो सामाजिक और आर्थिक दशाएं थी उनका वर्णन किया है कि यानी कि अकबरनामा में क्या क्या लिखा गया है। क्योंकि आंसर आपको बड़ा लिखना है तो जितना ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आराम से आप 5-6 पेज का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। उसके बाद आ जाता है दूसरा, जो अबुल फजल है उसने दूसरा ग्रंथ आईन अकबरी, ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राइट, तो यह मुख्य रूप से 5 भागों में है। राइट, तो इसमें अकबर के परिवार, दरबार, सेना और ओहदों और राजस्व प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया है। राइट, अब्दुल फजल ने दूसरा ग्रंथ आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा और अकबरनामा किसने लिखा, अकबरनामा अबुल फजल ने ही लिखा है, सॉरी। ठीक है, अब्दुल फजल ने जो दूसरा ग्रंथ लिखा है आईने अकबरी, ऐतिहासिक ग्रंथ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पहले वाले में तो उसने राजवंशों के बारे में लिखा और आईने अकबरी में उसने उसके दरबार, सेना, ओहदों, राजस्व प्रणाली, इन सब के बारे में लिखा, किसने, अबुल फजल ने। उसके बाद आ जाता है अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब बदायूं ने अबुल फजल और फैजी, 3 इतिहासकार थे वहां पर, तो फैजी के साथ जब शिक्षा ग्रहण करी थी, अबुल फजल और फैजी ने जब शिक्षा ग्रहण करी थी 1574 में, तो बदायूनी अकबर के दरबार में उपस्थित हुए और अकबर के धर्म के विषय में बदायूनी की जानकारी से प्रभावित हुए अकबर। क्योंकि अकबर को जो भी अच्छा लगता था, जिस भी क्वालिटी से, किसी की स्किल से जितने प्रभावित होते थे उसको अपने दरबार में नियुक्त कर लेते थे। ठीक है, तो उसे इमाम के पद पर नियुक्त किया गया था अकबर ने, किसको, बदायूनी को। ठीक है, तो परंतु बदायूनी के बाद अबुल फजल और फैजी अकबर के दरबार में नियुक्त हो गए तो बदायूनी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, और बदायूनी, अबुल फजल और फैजी आपस में ईर्ष्या करने लगे। तो तीनों, बदायूनी, अबू फजल और फैजी, जो अकबर के दरबार में लेखक थे, वो तीनों आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। तो यही कारण था बदायूं ने अपने ग्रंथों में, जिसमें उसका नाम है आपका मुत्खाब उल तबारिक, ठीक है, मुख्ताब उल तबारिक में अबुल फजल ने फैजी की बहुत आलोचना की। राइट, उसके बाद है कि बदायूनी की पुस्तकों में अकबर की आलोचना की गई। तो जब जिसके दरबार में वो रह रहा है और राजा के बारे में आलोचना करेगा, तो इसी कारण से अकबर के शासनकाल में इनका विमोचन नहीं हो सका। तो जो इन्होंने पुस्तकें लिखी थी उसको मतलब पब्लिश नहीं कर सके थे, क्योंकि उन्होंने अकबर की आलोचना की थी। अतः इनका विमोचन जहांगीर के शासन में हो सका था। अकबर के बाद जब जहांगीर आए तो उस समय तब जाके जो है इन्होंने अपनी किताबें खुद छापी थी। ठीक है, तो बदायूनी की रचना शैली में बड़ी कुशलता प्राप्त थी और वो बड़े ही विस्तृत विवरणों को बड़े ही छोटे और थोड़े शब्दों में कहकर देने की क्षमता थी, किसमें, बदायूनी में। ठीक है, तो आपका घुमा के क्वेश्चन कर सकता है, वो यूं भी कह सकता है कि इतिहास लेखन में आलोचना किसने करी थी, या फिर इसमें तर्कात्मक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने बाबर की आलोचना की थी। इस टाइप का क्वेश्चन करके मुगल काल में
मुगल काल में इतिहासकारों के बीच आलोचनात्मक द्वंद्व को लिखिए, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से लैंग्वेज के साथ खेल के आपको लिखना यही पड़ेगा जो मैंने आपको आंसर दिया है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो बदायूनी और अबुल फजल दोनों ही इतिहासकार ने हर क्षेत्र के विषय में लिखा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका अकबर का था, जिसमें आपका बदायूनी और अबुल फजल के बारे में आपको लिखना है। लेकिन अगर अकबर का इतिहास का, ये तो छोटे दो ही हैं, तो आपको पूरा ही इंडो फारसी इतिहास लेखन कहाँ से शुरू हुआ है और इसके बीच में कौन कौन से इतिहासकार थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आपको पूरा 5-6 पेज का अच्छा आंसर तैयार करके देना है। तब आपके 20 में से 18 या 19 नंबर आ जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि वो आंसर नहीं देते हैं, किसी के 100 में से 80% भी नंबर आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छा लिखेंगे, 5-6 पेज का आंसर लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, तो आपके नंबर्स परफेक्ट हैं। राइट, तो उसके बाद आता था जहांगीर। जहांगीर मुगल सम्राट की इतिहास लेखन में बहुत रुचि रख थी, तो जहांगीर भी बाबर के समान जीवन भर इतिहास लेखन करना चाहते थे। सलीम जिसे हम कहते हैं, उसने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के नाम से लिखी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजू के जहांगीरी, जो जहांगीर काल की जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ है। ठीक है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को कई नाम दिए। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसको तारीख ए सलीम शाही, कारनामा ए जहांगीरी, इस टाइप के उन्होंने नाम दिए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी में अपने सत्तारूढ़ होने से लेकर 1605 से लेकर 1670 तक का इतिहास लिखा है। उसके बाद शेष इतिहास जहांगीर के आदेश पर मोती बिन खान ने लिखा, और अपने इस ग्रंथ में जहांगीर के प्रशासनिक अध्यादेशों और उनके व्यक्तिगत जीवन संबंधी बहुत सी बातें, जहांगीर के काल में बहुत ही तमाम विद्रोह को शामिल किया गया। तो जहांगीर ने जो तुजू के जहांगीरी में जो लिखा है, लेखन किया है, वह बड़े ही निडर होके और भय मुक्त किया है, क्योंकि उससे स्पष्ट होता है कि वर्णन होता है कि उसके अबुल फजल की हत्या क्यों करवाई थी। जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवाई थी, आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टोरी थी इसके पीछे। परंतु उनके ग्रंथ में कहीं भी नूरजहां के साथ उसके विवाह का विवरण नहीं मिलता है, क्योंकि नूरजहां जो थी वो अबुल फजल की बीवी थी, और उन्होंने वो उनको सलीम को नूरजहां से प्रेम हो गया था। तो इस टाइप की स्टोरी सुनी है हमने, बट इसमें जो उन्होंने खुद अबुल फजल के बारे में लिखा है जहांगीर ने। ठीक है, लेकिन नूरजहां के साथ बताया है, लेकिन नूरजहां के साथ उनका विवाह हुआ है, इस चीज का वर्णन उसमें नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने लिखा है अपने जीवन आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में। उसके बाद आ जाते हैं शाहजहां, आ जाते हैं जहांगीर के बाद शाहजहां आ जाते हैं। तो शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी। राइट, अब्दुल हमीद लाहौरी थे, और अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखी थी, जो शाहजहां के शासन काल के शुरुआती 10 वर्षों का आधिकारिक इतिहास था। इसके अलावा इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखी। ठीक है, उसने बादशाह नामा किसने लिखी थी, अब्दुल लाहौरी ने, और शाहजहां नामा लिखी थी इनायत खान ने। इसके अलावा मोहम्मद अमीम काजवीनी ने 8वें वर्ष का इतिहास लिखा था। उसके बाद आ जाता है औरंगजेब। औरंगजेब जो थे मुगल काल के लास्ट जो थे, जिसके बाद मुगल काल का वंश समाप्त होना, पतन होना, मुगल काल का पतन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने लिखी थी मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। ये मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम जो इतिहासकार थे, उन्होंने औरंगज़ेब के बारे में आलमगीर नामा पुस्तक लिखी थी। ठीक है, वो लिखी थी औरंगज़ेब के बारे में। किसने लिखी थी, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखी थी औरंगज़ेब के बारे में। जो मुगल काल के लास्ट सबसे सर्वाधिक मतलब जो शासन था वो औरंगज़ेब का ही था। फिर औरंगज़ेब के बाद उनके जो 5 बेटे थे, उसके साथ इतिहास शुरू हुआ, जो कि धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता गया। तो लिखी जिससे उन्होंने औरंगज़ेब के शासन काल के
पहले 10 वर्षों के 1668 तक का विस्तृत वर्णन किया। फिर 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उन्होंने 88 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद ये औरंगजेब के बेटे हैं, इनका आपसे कोई रिलेटेड इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि उन्होंने कोई इतिहासकार लिखा था, आपको यहीं तक ही बताना है मुगल काल में औरंगजेब तक का इतिहास। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।